नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। भारतीय विदेश नीति में सत्ताधारी और विपक्ष की सहमति का भारत में जैसा उदाहरण मिलता है, वैसा लोकतांत्रिक देशों में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। कुछ उदाहरण है जब विपक्षी पार्टी का कोई नेता अपने देश की सरकार की आलोचना कर दे, किंतु बाद में उसकी इतनी फजीहत हुई है कि उसने अपने आप को सुधार लिया। बहरहाल, बांग्लादेश का मुद्दा हो या रूस यूक्रेन युद्ध, दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भारत सरकार को कांग्रेस, वामपंथी और अन्य सभी विपक्ष पार्टी का समर्थन मिला। बांग्लादेश इन दिनों बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। देश के उदारवादी चाहे जिस वर्ग के हों, उनके अस्तित्व एवं प्रभाव को खत्म करने का अभियान चल पड़ा है। मोहम्मद यूनुस के कटमुल्लों ने अपना काम चलाओ प्रधानमंत्री दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है। यूनुस वही करते हैं जो पाकिस्तान की ISI द्वारा वित्त पोषित जमायत इस्लामी चाहती है। जमात का गठबंधन BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ है, जो दूर भारत विरोधी पार्टी है। इस वक्त बांग्लादेश को बांग्लास्तान बनाने के लिए जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम दोनों ही जुटी हैं। उनका ये एजेंडा ठीक उसी तरह का है जब 1980 के दशक में अफगानिस्तान को तालिबानी निकलने का प्रयास कर रहे थे। पाकिस्तान को अपने पड़ोस में सेकुलर सरकार आंख की किरकिरी बना हुआ था, इसलिए उसने अरब मुल्कों और अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में तालिबान को स्थापित करवा दिया। ये दूसरी बात है कि अब तालिबान ने जब दूसरी बार सत्ता संभाली तो उसने सबसे पहले पाकिस्तान को ही अपना रंग दिखा दिया। अब पाकिस्तान जरूर पछता रहा होगा, किंतु पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने जो बेवकूफी तालिबान को सत्ता हासिल करवाने में मदद करके की थी, अब वही बेवकूफी उसके पिछलग्गू बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होकर गठन ही इसलिए हुआ था कि वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहे। पाकिस्तान परस्त तंजीमों को ये पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने देश के समूचे सिस्टम, चाहे वे कार्यपालिका हो या विधायिका, सबको नष्ट कर दिया। बांग्लादेश में उदारवादियों की सफाई के सिलसिले में कटमुल्ले न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने शेख हसीना को भारत इसलिए आने दिया कि उनके रहते देश में उनकी पार्टी के नेता और समर्थकों से मुकाबला करना पड़ेगा, किंतु यदि वे देश छोड़ देंगी तो उन्हें अपने एजेंडा के मुताबिक काम करने में किसी तरह की अड़चन का सामना नहीं करना होगा। जजों को इस्तीफा देकर जान बचाने के लाले पड़े हैं। वे भारत आकर शरण लेना चाहते हैं, किंतु कट्टरपंथी उन्हें भी पकड़कर जेलों में डाल रहे हैं। आवामी लीग के पूर्व मंत्री, सांसद और विधायकों को या तो कट्टरपंथियों ने मार डाला अथवा गिरफ्तार कर लिया। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद का प्रत्यर्पण चाहते हैं। भारतीय नेताओं को अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान करने की क्षमता है। भारत सरकार और विपक्षी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि शेख हसीना यदि बांग्लादेश की राजनीति में प्रभावशाली रहेंगी तो ही सीमा पर शांति रहेगी और रिश्ते सामान्य रहेंगे। शेख हसीना ने भले ही स्थायी रूप से आश्रय की प्रक्रिया पूरी न की हो, किंतु इतना 100% सही है कि किसी राजनेता के प्रत्यर्पण की कोई व्यवस्था नहीं है। सियासी संरक्षण प्राप्त शख्स के लिए भारत बांग्लादेश और रूस व यूक्रेन में भी शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखने की कोशिश तो करता ही रहता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब रूस गए तो उन्होंने अमेरिका और राष्ट्रपति पुतिन के विरोधियों की परवाह नहीं की, और जब वो यूक्रेन गए तो रूस की परवाह नहीं की। भारत की विदेश नीति में इस स्थिरता का श्रेय अकेले सरकार को नहीं जाता। सरकार तो निमित्त मात्र है, इसका वास्तविक का प्रत्यर्पण हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यूक्रेन की यात्रा की तो उन्होंने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया कि भारत कूटनिरपेक्ष जरूर है, किंतु तटस्थ नहीं है। शांति श्रेय महात्मा गांधी के अहिंसा एवं गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग के विचारों को जाता है, और भारत में इन विचारों के प्रति अधिकतर राजनीतिक पार्टियां भरोसा करती हैं। इसीलिए भारत की विदेश नीति के प्रति सभी राजनीतिक दलों के एक जैसे विचार है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले।